हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा है गतिज ऊर्जा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले का पाठ है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण नामक पाठ को मैंने चैनल में पढ़ा रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जा करके चैनल पे गुरुत्वाकर्षण वाले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मैंने वो सारा वीडियो पार्ट वाइज बनाया है। और इस चैनल पे मैं विज्ञान विषय का फुल कोर्स कराने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से विज्ञान सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग बातचीत करते हैं जो आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है ऊर्जा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, यानी एनर्जी के बारे में पढ़ना है। और जिस ऊर्जा के बारे में पढ़ना है वो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, यानी कि हम लोगों को गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। और इसका आप जान रहे हैं एक सूत्र भी होता है। क्या होता है? KE = ½ mv²। तो इस सूत्र को भी हम लोग निकालेंगे कि ये कैसे आता है, इसका भी हम लोग निगमन करेंगे। तो आइए गतिज ऊर्जा को जानने से पहले देखिए, इसमें गतिज के साथ जुड़ा हुआ है ऊर्जा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऊर्जा क्या है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये ऊर्जा जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब गतिज ऊर्जा हमें समझ में आएगी। चलिए, तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ ऊर्जा। अब आप ही बताइए ऊर्जा क्या होती है। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा ऊर्जा होता है वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा काम करता है, और जिस व्यक्ति के पास ऊर्जा कम होती है वह काम कम कर पाता है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काम ज़्यादा करना है तो हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए, और काम कम अगर करना है तो कम ऊर्जा से भी हम काम कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऊर्जा ना हो तो आप काम नहीं कर सकते हैं। और ऊर्जा मिलती कैसे बताइए? भोजन से। ठीक है, जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास ऊर्जा नहीं है और आपको मात्र 5 किलो द्रव्यमान का कोई बस उठाने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऊर्जा ही नहीं है। और उस वस्तु को उठाने के लिए एक बल लगाना पड़ता है, और बल ऊर्जा की वजह से उत्पन्न होता है। तो जब ऊर्जा ही नहीं है तो आप बल नहीं लगा पाएंगे, उस वस्तु को उठा नहीं पाएंगे। तो ऊर्जा को चलिए हम लोग परिभाषित करते हैं। तो ऊर्जा की परिभाषा कुछ ऐसी होती है कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा कहलाती है, यहाँ लिख देते हैं, कहलाती है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। मैंने आपको समझा ही दिया कि आपके पास ऊर्जा है तो आप कार्य करेंगे, ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं कर पाएंगे। अब चलिए मैं दूसरे कलर से कुछ और लिख देता हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि ठीक है, जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर ठीक है कार्य किया जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु में ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर कार्य किया जाता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु में ऊर्जा बढ़ती है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, व्यक्ति की जगह आप यहाँ पर पिंड भी लिख सकते हैं कि जिस वस्तु पर या पिंड पर, है ना, जिस वस्तु पर या पिंड पर कार्य किया जाता है उस, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, चलिए, उस पिंड अथवा वस्तु में ऊर्जा बढ़ती है। तो जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। जबकि क्या होता है, जो कार्य कर रहा होता है, ठीक है, उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? कम होती है, घटती है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जबकि ये सब चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। जबकि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति अथवा वस्तु कार्य कर रहा होता
है तो उसमें ऊर्जा की कमी आने लगती है। चलिए अब देखिए, अभी समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा कि जो व्यक्ति अथवा वस्तु कार्य कर रहा होता है, ठीक है, उसमें ऊर्जा की कमी आने लगती है। आप जान ही रहे हैं कि भोजन ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त होती है और आप कोई काम करते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और लास्ट में जब ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है तो काम करने का मन नहीं करता है। तो ये वही चीज़ बताया गया है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु अर्थात जो व्यक्ति और वस्तु कार्य कर रहा होता है उसमें ऊर्जा की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं ऊर्जा के बारे में, इसको आपको याद रखना है कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है और जिस वस्तु अथवा पिंड पर या व्यक्ति पर कार्य किया जाता है उस पिंड अथवा व्यक्ति में, ठीक है, अथवा वस्तु में ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि जो व्यक्ति अथवा वस्तु कार्य कर रहा होता है उसमें ऊर्जा की कमी आ जाती है। अब देखिए, आपने क्या देखा होगा कि अगर मेज़ है, उस मेज़ को हम आगे की तरफ खिसकाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। एक बल लगाएंगे, ठीक है, तब वो मेज़ क्या होगा, आगे की तरफ खिसकेगा। तो आपने क्या देखा, आपने ऊर्जा उस मेज़ के ऊपर लगाया है, तो आपने जो ऊर्जा उस मेज़ के ऊपर लगाया है ना, तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी हुई है, जबकि मेज़ में ऊर्जा की वृद्धि हुई है। इस वजह से मेज़ गति करने लगता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ चीज़ों को और आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये सब आपको बता दिया ऊर्जा के बारे में कि ये 3-4 फैक्ट हैं, 3 कलर से मैंने लिख के दिखाया है, ये आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग जो है बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये याद रखना है कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब ऊर्जा देखेंगे आप तो तमाम प्रकार की ऊर्जा होती है। आपने नाम सुना होगा कि पवन की ऊर्जा होती है, ठीक है, पवन ऊर्जा। एक जल ऊर्जा भी होती है, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई। एक आपने नाम सुना होगा कि विद्युत ऊर्जा भी होती है, तो विद्युत ऊर्जा हो गई। ऐसे करके तमाम सारी ऊर्जा को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमारे इस टॉपिक के अंदर ये सब पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में एक दिया हुआ गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या दिया हुआ देखिए, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो आपको पढ़ना है इस सिलेबस में किसके बारे में, सिर्फ गतिज ऊर्जा के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होता है। तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ऊर्जा पवन ऊर्जा भी होती है, ठीक है, जल ऊर्जा भी होती है, विद्युत ऊर्जा भी होती है। तो हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है गतिज ऊर्जा, तो हमें गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए एक हेडिंग लगाता हूँ, गतिज ऊर्जा, और कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। कलर हम लोग ले लेते हैं वाइट, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा है कि किसी वस्तु अथवा पिंड में, ठीक है, पिंड में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा, ठीक है, निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। चलिए इस कलर से लिख लेते हैं। निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है। देखिए, लिखा हुआ है किसी वस्तु अथवा पिंड में, ठीक है, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित हो जाती है, मतलब उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है, जो ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, वही ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा का सीधा सा मतलब है कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किसी वस्तु में अथवा पिंड में, वही कौन सी ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को और समझते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, और उसको हम प्रदर्शित कुछ ऐसे करते हैं के और ई से। काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ, ठीक है, mv²। तो अभी इस सूत्र को हम लोग निकाल के देखेंगे भी कि किस तरीके से सूत्र हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गति के कारण यदि किसी वस्तु के अंदर अथवा पिंड के अंदर जो ऊर्जा आ जाती है, जो ऊर्जा संचित हो जाती है, जो ऊर्जा निहित हो जाती है, जो ऊर्जा विद्यमान हो जाती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा के उदाहरण का, है ना। तो आपने पवन का नाम सुना होगा,
पवन माने क्या होता है, वायु होता है ना। पवन का मतलब क्या होता है, वायु होता है। और आप जान ही रहे हैं कि जो वायु होती है वो क्या करती है, जब बहुत ही तेज़ी से बहने लगती है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से चलने लगती है या बहने लगती है, तो क्या आ जाता है बताइए, आंधी आ जाता है। क्या आ जाता है, आंधी। और आपने देखा होगा कि आंधी में क्या होता है, आंधी में जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ और पौधे होते हैं ये क्या होते हैं बताइए, गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे गिर जाते हैं। वहीं पर और भी कुछ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, देखने को ये मिलता है कि किसी किसी का जो छत होता है ना, जो टीन सेट का होता है, तो टीन सेट का छत भी क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है, आंधी में उड़ जाता है, ठीक है। और बहुत तेज़ी से अगर आंधी चलती है तो जिसके पक्के के छत होते हैं ना वो भी विचलित हो जाते हैं, इधर उधर थोड़े से हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पवन की वजह से वो जो है पेड़ पौधे गिर जा रहे हैं और पवन की वजह से ही क्या हो रहा है कि छत उड़ जा रहा है। तो एक चीज़ इस चीज़ को समझिएगा कि वायु यहाँ पर क्या कर रही है, गति कर रही है। क्या कर रही है, गति कर रही है, मतलब वायु बहुत ही तेज़ी से चल रही है, पवन तेज़ी से चल रही है। अब तेज़ी से चलने के कारण ही क्या है कि उस वायु में एक ऊर्जा आ जा रही है और उसी ऊर्जा को कहा जा रहा है, कौन सी ऊर्जा बताइए, गतिज ऊर्जा। तो उस वायु में जो ऊर्जा आ गई वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। और इसी गतिज ऊर्जा की वजह से क्या हो रहा है कि जो पेड़ और पौधे हैं वो गिर जा रहे हैं, या जो छत है टीन सेट का वो क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा तो आप समझ ही गए होंगे कि गति के कारण जो किसी वस्तु में ऊर्जा आ जाए, ठीक है, किसी पिंड में ऊर्जा आ जाए, वही गतिज ऊर्जा है। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर देखिए लिख के दिखाया था आपको कि किसी वस्तु अथवा पिंड में उसके गति के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है, जो ऊर्जा निहित हो जाती है, उसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही देखिए, जल जब गति करता है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होता है। तो जल भी कुछ करता है, कुछ बनाता है स्थलाकृति। जैसे देखिए जल भी क्या करता है, आप जान ही रहे हैं कि जो जल है नदियों में वो कहाँ से आता है, तो जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने, पहाड़ों पर ग्लेशियर होते हैं। तो ग्लेशियर जब पिघलने लगते हैं तो वो जल क्या होता है कि बह करके प्रवाहित होकर के, ठीक है, प्रवाहित होकर के कहाँ आता है बताइए, नदियों में आता है, ठीक है, नदियों में आने लगता है जल। तो कुछ ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है इस तरीके से, ठीक है, ये नदी इस तरीके से आ रही है। अब इसमें इस तरीके से जल आएगा, इस नदी में जल आएगा। तो चूंकि ये जल नदी के अंदर क्या हो रहा है, बह रहा है, मतलब क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस जल में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी बताइए, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, तो इस नदी के जल में जो है हो जाएगी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा की वजह से ही क्या होता है, ये जो जल होता है ये पहाड़ों पर बड़े बड़े शिलाखंडों को, अब शिलाखंड का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, शिला माने पत्थर, खंड माने टुकड़े। तो बड़े बड़े शिलाखंडों को क्या करता है, काट लाता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होने की वजह से। क्योंकि ये गति कर रहा है पानी, इसमें गति करने की वजह से जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। तो उसी गतिज ऊर्जा से बड़े बड़े शिलाखंडों को काट लाता है और काट करके अपने मार्ग में ही जमा कर देता है, अपने मार्ग में ही उसको इकट्ठा कर देता है। अब नदी का पानी इसके ऊपर से प्रवाहित नहीं हो पाता है, तो कहीं इसकी इधर बगल से निकलता है, कहीं इधर बगल से निकलता है। और फिर इसी आकृति को ऐसे अगर मिला दिया जाए तो ये आकृति त्रिभुज के आकार की बन जाती है। और इसी आकृति को हम कहते हैं डेल्टा, है ना। सुंदरवन का डेल्टा आपने नाम सुना होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुना होगा। तो इस तरीके से डेल्टा बन जाता है। तो ये सब क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि ये जो भी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के बारे में ये देखने को मिल रहा है कि इनमें गति हो रही है। क्या हो रही है, गति हो रही है। मैंने आपको समझाया ना कि ये देखिए पानी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और गति करने की वजह से ही इसमें एक ऊर्जा आ जा रही है, जिसको हम कौन सी ऊर्जा बोल रहे हैं बताइए, गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं ना। और इसी गतिज ऊर्जा की वजह से सारे काम हो जा रहे हैं। तो डेल्टा भी बन रहा है पानी में गतिज ऊर्जा के कारण। और जो पेड़ पौधे गिर जा रहे हैं, घर का छत गिर जा रहा है, किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण ही गिर जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है गतिज ऊर्जा। मतलब कुल मिला के गति के कारण उत्पन्न हो जाए किसी वस्तु में, किसी पिंड में कोई ऊर्जा, तो वो गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब आइए गतिज ऊर्जा को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को और समझते हैं। देखिए, तो अब गतिज ऊर्जा को समझने के लिए हम लोग अब समझते हैं कि और क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है इस तरीके से, के ई माने काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो चलिए इस सूत्र को हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने से पहले अब कुछ आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, चलिए मान लेते हैं कि कोई पिंड है या कोई वस्तु है जिसका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल यम है, ठीक है। अब स्मॉल यम है और इस पिंड अथवा वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। फिर क्या है कि इसी पिंड और इसी वस्तु के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कोई बल लगा रहे हैं। तो बल लगाने से पिंड क्या हो रहा है,
यस मीटर की दूरी तक, ठीक है, ये जो दूरी है वो दूरी हो गई यस मीटर की। यस मीटर की दूरी तक क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। और विस्थापित हो जाने से क्या हो रहा है कि अभी अपने अंतिम वेग को प्राप्त कर ले रहा है और इसका अंतिम वेग जो है वो हो जा रहा है v। इसका अंतिम वेग क्या हो गया बताइए, v हो गया। तो मैंने क्या आपको समझाया, मैंने समझाया कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उसका आरंभिक वेग जो है वो u है और उसके ऊपर जैसे हम F बल लगाते हैं तो वो यस मीटर की दूरी तक विस्थापित होता है और विस्थापित हो जाने के बाद जो उसका अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, v हो जाता है। तो अब आप ही बताइए कि इस दशा में इस पिंड के द्वारा कार्य किया गया कि नहीं। तो बिल्कुल इसके द्वारा कार्य किया गया। क्यों? क्योंकि कार्य की जो परिभाषा होती है, जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल होना चाहिए साथ में विस्थापन होना चाहिए और इसी बल और विस्थापन का जो परिमाण होता है वो कार्य होता है। तो यहाँ पर बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है। विस्थापन माने होता है दिशा के साथ दूरी तय करना। तो ये पिंड क्या कर रहा है, कुछ न कुछ दूरी भी तय कर रहा है एक निश्चित दिशा में। तो यहाँ पर बल भी और विस्थापन भी है, तो ये पिंड की वजह से पिंड क्या कर रहा है बताइए, कार्य कर रहा है। तो जो मैंने आपको समझाया है, चलिए उस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम लोग सूत्र निकालेंगे हाफ mv² वाला। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, पिंड है जिसका आरंभिक वेग, ठीक है, या प्रारंभिक वेग स्मॉल u है तथा इस पर अर्थात उस पिंड पर F बल आरोपित करने पर आरोपित करने का मतलब है कि यह बल लगाने पर, आरोपित करने पर वह पिंड यस मीटर की दूरी, या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यस मीटर विस्थापित होता है, ठीक है, यस मीटर विस्थापित होता है तथा अपना अंतिम वेग b प्राप्त कर लेता है, b प्राप्त कर लेता है। तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। फिर आगे थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, प्राप्त कर लेता है तब इस दशा में या इस स्थिति में पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, पिंड द्वारा किया गया कार्य। तो वही चीज़ मैंने लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने समझाया था कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसका आरंभिक वेग u है, उसके ऊपर जैसे ही बल लगाते हैं तो वो यस मीटर की दूरी विस्थापित होता है और अपने अंतिम वेग v को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस दशा में पिंड कार्य कर रहा है क्योंकि कार्य की परिभाषा होती है बल गुणे विस्थापन। तो पिंड के ऊपर बल भी लग रहा है और वो यस मीटर की दूरी तक विस्थापित हो जा रहा है, तो पिंड के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो वही चीज़ मैंने जो आपको समझाया था वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इस चीज़ को आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए, तो पिंड के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अब पिंड के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि जो पिंड के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो क्या होगा, तो होगा बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो लिख लेते हैं इसको। अब कार्य को किससे लिखते हैं बताइए, W से। क्यों? क्योंकि वर्ग का मतलब कार्य होता है और वर्ग का जो पहला अक्षर है W, उसी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको प्रदर्शित कर देते हैं कार्य को। तो हो जाएगा W इक्वल टू, और बल को हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, क्योंकि फोर्स का मतलब क्या होता है, बल होता है। तो बल को हम लिख लेंगे F। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा F, और इंटू विस्थापन को हम लिख देंगे S। अब ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m और a। तो इस मान को हम F बराबर m a को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो हम रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, W इक्वल टू, अब F के जगह आ जाएगा स्मॉल m a, और इंटू में क्या आ जाएगा देखिए यस। अब ये जो यस है आपने भी पढ़ा है गति का एक तृतीय समीकरण, कि गति का तृतीय समीकरण जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है गति का तृतीय समीकरण v² - u² इक्वल टू
2a यस, ये गति का तीसरा समीकरण है। तो इस गति के तीसरे समीकरण में से हम यस की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यस का मान निकालेंगे और उस वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे इस यस की जगह पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से यस की वैल्यू आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, यस को यहीं छोड़ देंगे, 2a को इधर लेके चले आएंगे, तो 2a इधर गुणा कर रहा है यस के साथ, इधर आएगा तो भाग कर जाएगा, तो ये हो जाएगा यस। तो एस की वैल्यू हमको मिल गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो इस मान को उठा करके इसमें रख देते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब देखिए हमको क्या मिलेगा, मिलेगा डब्लू इक्वल टू यम ए, तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि गति का दूसरा नियम में यम ए आता है, न्यूटन के दूसरे नियम में यम में एफ बराबर, तो इसी एफ की जगह यम में रख दिए थे। और यस की जगह क्या मिल गया, देखिए यस की जगह मिल गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कट रही हैं, उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एक a से ये वाला a कट गया, क्या बचा अपने पास, बच गया डब्लू इक्वल टू यम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, इनटू में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन 2। ठीक है, इतना चीज़ बचा। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू, ठीक है, अगर अपने से हम क्या करें, ऊपर 1 से गुणा कर दें तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरे जो ऊपर मान लिखे हुए हैं वो 1 में गुणा करेंगे तो वही के वही मिल जाएंगे, कोई बदलाव इसमें नज़र नहीं आएगा। तो अपने से हम 1 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को और इस 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल लेंगे 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा यम, फिर इंटू, देखिए एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ बच जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बचेगा। तो चलिए अब इसमें हम आगे लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा कि माना वह वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम था। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं, ये रहा वस्तु। ठीक है, ये देखिए ये रही वो वस्तु, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, माना वह वस्तु विरामा अवस्था में थी, मान लेना है कि माना वह वस्तु विरामा अवस्था में थी, विरामा अवस्था में थी। अब आप बताइए विरामावस्था में क्या होता है, जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो विरामावस्था में जब थी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रारंभिक वेग की वैल्यू को उठा करके इस समीकरण में रख देंगे। चलिए मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 है, इसमें रख देंगे तो क्या बनेगा अभी आगे। चलिए दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, W इक्वल टू हाफ इंटू यम, ये इंटू है, इंटू यम और इंटू यहाँ पर बनेगा v का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू तो 0 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सरल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या मिलेगा, W इक्वल टू हाफ, ये m तो ऐसे ही रह जाएगा इंटू, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो फिर आगे इसको सरल करते हैं तो बनेगा W इक्वल टू हाफ यम इंटू, अब v स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, v स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको सूत्र मिला, क्या मिला, W इक्वल टू हाफ यम v स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो उस वस्तु के द्वारा कार्य किया जा रहा था ना, वो गति की वजह से किया जा रहा था। तो उस वस्तु के द्वारा जो कार्य हो रहा था वो गति के द्वारा, मतलब उस वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसकी गति की वजह से हो रहा था, मतलब उस वस्तु के अंदर एक प्रकार की गतिज ऊर्जा थी, तो कार्य ही उसमें गतिज ऊर्जा थी। तो इस कार्य को हम W को ऐसे लिख सकते हैं KE, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पर हो सकता है हाफ यम और ये वाला क्या बन जाएगा, v का स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखिए इस तरीके से निकाल लिया गतिज ऊर्जा का समीकरण। और गतिज ऊर्जा का समीकरण मैंने आपको शुरू में ही समझाया था 1-2 बार कि क्या होता है, KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, KE माने काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये पेपर में आपके डेरिवेशन में आता है, निकालने को आता है। ठीक है, चलिए कुछ आगे और बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया गतिज ऊर्जा को बहुत ही अच्छे से। चलिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखिए गतिज ऊर्जा का हम लोगों ने सूत्र निकाल के देखा, फिर गतिज ऊर्जा में उसकी परिभाषा क्या हो सकती है मैंने ये भी आपको बताया। ठीक है, बहुत कुछ हम लोगों ने समझ लिया है। इस वीडियो को आप टाइम निकाल के 1-2 बार और देखेंगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।